हाँ, तो मेरे व्यूअर्स को बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी पंगा में घुसता हूँ या कोई पंगा लेता हूँ, आई थिंक। तो इसलिए मुझे एक व्यूअर ने कहा है कि भाई ध्रुव राठी की वीडियो पे रिएक्ट करो जो उन्होंने मोदी जी के बारे में बनाई है, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। तो ठीक है सर, अगर आप लोगों को मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक का रिस्क लेते हुए देखना अच्छा लगता है तो ले लेते हैं। वीडियो वो एक्चुअली बहुत लंबी है, तो मैं जितनी देखी जाएगी देखूंगा, हो सकता है शायद 2 पार्ट में देखें, बट अगर हो सका तो पूरी फिनिश करने की भी कोशिश करेंगे। लेट्स सी। दोस्तों, साल 2008 मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। बड़े साफ शब्दों में उनका कहना था कि भारत को आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार है। अमेरिका ने किस हद तक सपोर्ट किया था इंडिया को उस वक्त, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस आतंकी हमले के 1 साल बाद नवंबर 2009 में भी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि दोनों देशों का यहाँ शेयर्ड इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हराने में। ओबामा ने एक बार फिर से उस आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की और पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। अब इसे आप कंपेयर कीजिए आज के समय से। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या इनिशियल रिएक्शन रहा? That was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. उन्होंने कहा कि मैं भारत के बहुत क्लोज हूं और पाकिस्तान के बहुत क्लोज हूं। We're close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. जरा सोचकर देखो ये स्टेटमेंट कितने अलग अलग लेवल्स पे गलत है। पहली बात, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था। यहाँ ये कहना कि लड़ाई 1000-1500 सालों से चल रही है, इसका क्या तुक बन? दूसरी बात, इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी एक पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने ली थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को कंडेम करने की बजाय ट्रंप ने एक सिंगल ब्रेथ में भारत और पाकिस्तान की बात की कि वो दोनों देशों के करीब है। इस तरीके की न्यूट्रल स्टेटमेंट सुनना बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज है, स्पेशली अगर आप इस चीज को कंसिडर करो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना मनाने की कोशिश की। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में। बाय द वे, ये जो सॉन्ग है ना, ये बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेटेड सॉन्ग है। लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ फोर प्ले का थीम सॉन्ग, बट ये एक्चुअली जिसे हम इंडिया में कहते हैं ना सैड रोमांटिक सॉन्ग, ये उस टाइप का सॉन्ग है। जिनको नहीं पता है, मैं भूल गया यार, मेरे मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जो कि शायद पब्लिक है, जाके देख लेना। में जाके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ब्रिटिश था सिंगर अब की है। बार ट्रंप सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। हालांकि ये बड़ी बेवकूफी वाली चीज की थी किसी दूसरे देश की इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करने की, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी। इस बात से मैं ध्रुव की अग्री करता हूँ। किसी भी फॉरेन कंट्री की, स्पेशली यूएस या फिर रशिया या फिर लाइक इस टाइप की जो कंट्रीज हैं जो कि बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इन सम वे, जापान हो गया, इनके इंटरनल साइड चूज़ करना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा कदम नहीं है। क्योंकि देखो, 2019 में अगर ट्रंप के लिए बोलेंगे, अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी जाके अगर वहाँ बोल रहे हैं, ठीक है, ट्रंप को ये बहुत अच्छा लगेगा, पर बाइडेन जीत गया, राइट? फिर आप कैसे करोगे? समझ रहे हो? तो ये ध्रुव की ज़्यादातर बातों से मैं अग्री नहीं करता, मुझे एक नंबर का झंडू आदमी लगता है, लेकिन ये बात इसने सही कही है। ऑब्वियस बात है कि अगर एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो इस बात को समझना चाहिए कि अगली बार उस देश में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की भी जीत हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उस देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे हमारे देश के साथ। लेकिन नहीं, इतनी समझदारी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे? और इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में एक भारी भरकम इवेंट करवाया गया, नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रम्प, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। क्या फायदा? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इसमें क्या दिक्कत है? वो तो अमेरिकन प्रेसिडेंट आया तो उसको आपने अच्छे से रिसीव किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से ओवर द बोर्ड जाके भी किसी को इज्जत नहीं देनी चाहिए। कभी कभार बंदा ना, इस कुत्ते को ऐसे घी हजम नहीं होता, तो कभी कभार अगर किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा इज्जत दे दो तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं कह रहा ये बात लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इज्जत दे दो तो
आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो वो कई बार गलत भी समझ लेता है कि ये मुझसे कुछ लेना चाह रहा है। एक ये भी नेचर है। फायदा हुआ इस सब नाटक का। जब जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अब सपोर्ट भी नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था बराक ओबामा के लिए, लेकिन फिर भी ओबामा ने एक के बाद एक इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट्स दी थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, आज के दिन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी फेलियर का। पिछले 2 वीडियोस में मैंने पाकिस्तान यार ये क्या चूतिया किस्म का लॉजिक है यार। एक बात बता, यूक्रेन को भी बहुत कुछ कहा है उसने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुला के बेइज्जत किया है वाइट हाउस में। तो अब यूक्रेन के जो लोग होंगे वो ये बोलेंगे आके कि देखो जब इससे पहले जो बाइडेन था तो वो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे थे, अब ये आ गया है तो हमारी प्रेसिडेंट को बुला के बेइज्जत कर रहे हैं वाइट हाउस में, कह रहे हैं सूट नहीं है तेरे पास पहनने के लिए, देखो क्या घटिया हो गई है हमारी फॉरेन पॉलिसी। अबे भाई सामने वाला व्यक्ति अगर एक डिफरेंट किस्म का इंसान है, वो कर ही हर चीज़ उल्टी सीधी इधर उधर रहा है, केओस मचा रहा है बेसिकली, तो तुम अपने बाप को गाली थोड़ी दोगे यार। तुम अपने बाप के पास साथ चल रहे हो सड़क पर जाते हुए, एक गाड़ी आई निकल गई कुछ नहीं हुआ, दूसरी गाड़ी आई कीचड़ उछाल के चली गई तुम्हारे ऊपर, तुम अपने बाप को बोलोगे अरे पापा कैसी रोड पे ले आए, कीचड़ उछाल दिया मेरे ऊपर उस गाड़ी ने, ठीक है ना। अबे गाड़ी वाला चूतिया था ना भाई, उसको चलाना नहीं आया, उसको दिखानी है, उसके अंदर तमीज़ नहीं है कि लोग भी चल रहे हैं सड़क के ऊपर। क्या बात कर रहा है यार, क्या फुद्दू किस्म का लॉजिक लेके आ। और मुझे समझ में नहीं आता भाई ये कौन लोग हैं भाई ये मिलियंस ऑफ लोग कौन है ये भाई कौन है ये लोग। सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री की पूरी क्लास लगाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी सरकार के फेलियर्स को यहाँ पर इग्नोर किया जा सके। कुछ लोग कहेंगे कि इस चीज पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी कई हफ्तों से इस पर अपनी लो लेवल पॉलिटिक्स शुरू कर दी। लेकिन उससे बड़ा कारण यहाँ पर है सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की जवाबदेही, जो बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि सवाल यहाँ बहुत सीरियस है। देश का फॉरेन यार पॉलिसी। एक बात बताओ, कौन सी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस तरीके के पोस्टर नहीं लगाता अपने बारे में कि हमने देखो ये किया है, हमने वो प्रधानमंत्री ये योजना, ये अनाज योजना, फलाना योजना, ढिमकाना योजना। कांग्रेस नहीं करती है। अगेन भाई देखो, जनता का अगर पैसा है जिसको अगर आप पार्टी फंड से लगा रहे हो एक अलग बात है, जनता के पैसे को अगर आप टैक्स पेयर मनी को यूज़ कर रहे हो, मुझे उससे दिक्कत है। अपनी पार्टी के पैसे से करने दो एडवर्टाइजमेंट भाई, वो एक प्राइवेट एंटिटी है वो पार्टी यार। आइए समझते हैं आज के वीडियो में गहराई से। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, अगर वो उसको प्रमोट कर रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि फिर एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। कल को मान लो इंडिया की किस्मत खराब हुई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो उनके लिए भी एटलीस्ट गालियां तो पड़ेंगी ना, अगर ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने कुछ एक्शन ना लिया फ्यूचर में, कि भाई देखो जब उनकी गवर्नमेंट थी उसने ये किया था। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्रुव राज की एकेडमी पर इतने बुरे दिन नहीं आए भाई अभी तेरे से नहीं चलो सही है, बढ़िया है भाई, बंदा काम सिखा, अच्छी कुछ सिखा ही रहा है। कमेंट में मिल जाएगा। और अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। बात यहाँ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। 2020 में ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद जो बाइडेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने थे और प्रधानमंत्री मोदी उनसे भी मिलने गए। इनफैक्ट सितंबर 2024 में जो उनकी मीटिंग हुई वो 4 सालों में 8वीं इन पर्सन मीटिंग थी जो बाइडेन के साथ। इसके अलावा 2 बार वर्चुअल मीट भी हुई। 2024 में जब ट्रंप फिर से चुनाव जीते तो फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी उन्हें व्हाइट हाउस मिलने चले गए। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी देश में सबसे ज्यादा गए हैं तो वो देश है अमेरिका। 88 विजिट्स में से 10 विजिट्स तो सिर्फ अमेरिका की थी। लेकिन सवाल ये उठता है, ये मैं देखता रहता हूँ ये इस तरह की चीजें बताता रहता है, फिर एकदम से कुछ गोलगप्पड़ वाली बात कर देता है। अबे भाई इन फैक्ट से रिलेट करना जो चीजें बता रहा है उस क्या मिला इतने सारे अमेरिका के दौरे करके? इन सारी मीटिंग्स विजिट्स का क्या फायदा रहा जब इस खौफनाक आतंकी हमले के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान की कोई आलोचना नहीं कर सके? और जब इसके रिस्पांस में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, टेररिस्ट साइट्स पर स्ट्राइक किया, तो डोनाल्ड ट्रंप का पता है क्या रिएक्शन था? No, it's a shame. We just heard about it. ट्रंप की राय में इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर शर्म की बात है। इसके बाद कहा कि पास्ट को देखते हुए लोगों को पता था कि कुछ होगा। I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. फिर से वही डिसमिस। अबे शेम उसने ये नहीं कहा था ऑपरेशन सिंदूर, शेम उसने कहा था 2 कंट्रीज लड़ रही हैं। एक तो भाई देखो ट्रंप है नॉर्मल बंदा, वो कोई स्पीच उस तरीके से नहीं पढ़ रहा होता जैसे हम एक प्रॉपर जो जयशंकर हैं जो प्रॉपर प्रोफेशनल होते हैं स्पीच पढ़ने के लिए,
ठीक है, वो बोल देता जो उसके दिमाग में आ रहा होता है। अब उसको तुम इंटरप्रेट कर लो डिफरेंट तरीके से। यार ये क्या गैस लाइटिंग करता है भाई तू। में सिर्फ टोन, फिर से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिखी जिसमें कहा गया हो कि इंडिया को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर इतना प्रेशर बनाया था पाकिस्तान के ऊपर कि देखिए अप्रैल 2010 की खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले। नवंबर 2010 आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर ओबामा ने पाकिस्तान की आलोचना की। मुंबई में उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितना हम चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय में ऐसा भी समय रहा है दोस्तों जब अमेरिका ने इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं किया था। आपको पता है ध्रुव जी, आपको पता है कि जो 26/11 हुआ था उसमें कितने अमेरिकन मरे थे और कितनी कंट्रीज के कितने लोग मरे थे? उसमें उनका डायरेक्ट वो था। दूसरी बात, उस वक्त यूक्रेन वॉर नहीं हुई थी। यूक्रेन वॉर चल रही है अभी आज के टाइम पे। इंडिया ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया अमेरिका का। जो भी उन्होंने कहा इंडिया ने नहीं माना, कंडेम तक नहीं किया रशिया को, उनसे बिजनेस करते हैं। ठीक है भाई, उनकी वॉर में नहीं जाओगे तो वो तुम्हारी वॉर में नहीं आएंगे। पाकिस्तान आर्मामेंट सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, तो भाई उनका जो पालतू पिल्ला है वो उसको करेंगे ना, पुचकारेंगे ना, तुम्हारी क्यों हेल्प करेंगे वो? यार कॉन्टेक्स्ट कौन देगा भाई? तू क्या यूट्यूब भाई, तू क्या बंदा है? 1970s के समय में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने बल्कि पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर दिया था। इंडिया को धमकी दी थी कि वो अपने 7th फ्लीट को इंडियन ओशन में मूव कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि भारत इस सबसे इंटिमिडेट नहीं होने वाला। यही कारण है कि बाद में जाकर 1971 की वॉर होती है, पाकिस्तान के 2 हिस्से किए जाते हैं, बांग्लादेश का जन्म होता है और तब जाकर वहां जेनोसाइड बंद होता है। कश्मीर को लेकर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाया था इंदिरा गांधी ने दुनिया के सामने। 1971 में न्यूयॉर्क में स्पीच देते हुए कहा था, अब प्लेबिसाइड की बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पुराने यूएन रेजोल्यूशंस की जो कुछ मार्जिनल या एकेडमिक वैल्यू रही होगी वो पाकिस्तान के कश्मीर को फिर से इन्वेड करने के बाद खत्म हो चुकी है। अब इसकी बात करना इंडिया की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने जैसा होगा। और 1971 की वॉर के बाद जब जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ तो 18 यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सुपरसीड करते हुए कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू बना दिया गया, जिसमें किसी थर्ड पार्टी की दखल ना हो। लेकिन अब देखिए, इंडिया ने 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो उधर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। इंदिरा हाँ, और उससे कैसे फर्क पड़ेगा इंडिया को बेटा? यार क्या बंदा यार, शिमला एग्रीमेंट भाई बहुत नेगेटिव था इंडिया के लिए। इंदिरा गांधी जी ने जितना भी अचीव किया था ना वॉर के पहले और बांग्लादेश को बना के, उसका डिसेंट अमाउंट गंवा दिया उन्होंने उन नेगोशिएशंस के अंदर। भुट्टो को उन्होंने बोला भाई तुम्हारे बंदे हैं हमारे पास, करो ये हल मसला। उसने बोला नहीं, रख लो तुम हमारे बंदे। रख लेते भाई, वो ब्लफ कर रहा था और वो अपने ब्लफ में जीत गया। गांधी के समय में जहां दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कश्मीर का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मुद्दा है, कोई और और देश। बाय द वे फॉरेन रिलेशन तो भाई खराब ही था ना उस टाइम पे, खराब हुआ ना, यूएसए ने धमका दिया था ना हमें। तो ये इस चीज का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या वो बन रहा है ये बताओ। इंटरफेयर नहीं करेगा। वहीं अब नरेंद्र मोदी के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मीडिएट करने की बात तक कर डाली। 11 मई को सोशल मीडिया पर लिखा कि तुम दोनों के साथ काम करूंगा ये देखने के लिए कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर पर कोई समाधान निकल सकता है। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए। ये कैसे हुआ? इंडिया के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के इन्फॉर्म करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इन्फॉर्मेशन कैसे दे दी? सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम में जाकर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सीज फायर करवाने के लिए भारत और पाकिस्तान को ट्रेड का लालच दिया, वरना न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. इंडिया की तरफ से इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि वॉर कन्वेंशनल डोमेन में था,
पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर एंगल को डिनाई किया है। सीज फायर का डेट, टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग की वर्डिंग दोनों डीजीएमओ के बीच फोन कॉल से हुई थी। इस बीच अमेरिका से ट्रेड की कोई बात नहीं हुई। The issue of trade did not come up in any of these discussions. और कश्मीर जिस तरह एक बायलैटरल इशू रहा है, भारत की उस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। Long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. अब इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी इंटरव्यू क्लिप और होम मिनिस्टर अमित शाह की पुरानी पार्लियामेंट स्पीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। जरा देखिए अमित शाह ने पंडित नेहरू पर कैसे निशाना साधा था, सीज फायर को लेकर क्या कहा था। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने पहले अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या कहा था। पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने ओके, जो इन्होंने ट्रंप के बारे में कहा ना, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यार एक बात बताओ, ट्रंप ने जब ये कहा उसके बाद वहाँ पाकिस्तान का बंदा गया, ट्रंप नोबेल के लिए मांग रहा है, इसने नॉमिनेट किया नोबेल के लिए, ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं दिख रहे, ये कौन मेंशन करेगा भाई? एनालिस्ट, एजुकेटर क्या हो भाई तुम प्रोपेगेंडिस्ट हो कि तुम एनालिस्ट हो कि तुम एजुकेटर हो? अगर तो प्रोपेगेंडिस्ट हो तो बोलो ना, क्योंकि तुम क्लेम करते हो कि मैं ट्रूथ बोलता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट करके डीप में आप लोगों को समझाता हूँ। घंटे का तुमने डीप में समझाया है। ट्रंप का जो नोबेल का पूरा आर्क है वो कौन समझाएगा? झूठ बोला है उसने। क्या हो गई ट्रेड डील इंडिया की उनके साथ, यूएसए के साथ फाइनलाइज तो नहीं हुई है, तो फिर कैसे उसने ट्रेड का नाम ले लिया कि मैंने ट्रेड का वो देके? भाई जब ट्रेड का दिया होता तो हो गया होता ना फाइनलाइज, कहाँ हुआ है भाई? कौन लॉजिकल फैलेसीज फाइंड आउट करेगा ट्रंप की स्टेटमेंट के अंदर? अगर तुम इतने ही बड़े एनालिस्ट हो, इतना ही डीप में जाते हो, प्रॉपर समझाओ ना। और ट्रंप का सिर्फ कुछ कह देने से अगर ये मतलब है, फिर डेनमार्क और कनाडा की फॉरेन पॉलिसी तो गला घोंट के मर गई अपना, क्योंकि कनाडा को तो ट्रंप ने 51st स्टेट कह दिया, तो इसमें किसकी, मार्क कार्नी की गलती है? डेनमार्क का उन्होंने ग्रीनलैंड जो डेनमार्क की टेरिटरी है, उन्होंने कहा कि ये हमें बेच दो। डेनमार्क वाले कह रहे हैं अबे पागल है क्या तू? तो ये तो फिर डेनमार्क की फॉरेन पॉलिसी भी घोड़े लग गए। तो ये एक फिनोमिनन है जो कि बहुत ही यूनिक है और करंट है। उसको तुम जलेबियां तल रहे हो, उसके ऊपर चूतिया काट रहे हो जनता का, सो कॉल्ड एनालिस्ट, डीप में जाने वाले, पता नहीं कौन सी जगह पे डीप में जाते हो। पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। अब देखो दोस्तों, मैं ना हाँ तो भाई, अब ये मोदी ने कहा है ना, तो मोदी ने ये करा है, उसने किया ऑपरेशन सिंदूर, उसने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसने बालाकोट पे भी स्ट्राइक की थी, उसने तीसरी बार किया, और हर बार लैडर ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है, ठीक है? जो इंटेंसिटी है अटैक की वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ रही है, और ऐसा ही होगा, हीट ज़्यादा गर्म की जाएगी। तुम्हारा को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की जो छक्का बना था ना, वो सामने आ रहा है इन चीज़ों की वजह से, जो वो कुछ करते नहीं थे, एक्शन कड़ी निंदा करते थे बस वो सिर्फ। नरेंद्र मोदी हूं और ना ही अमित शाह। मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती कि सीज फायर यहाँ पर क्यों हुआ, और अगर अमेरिका ने मीडिएट किया भी हो तब मैं बता देता हूँ सीज फायर क्यों किया, तुम नहीं बताओगे ना। सीज फायर इसलिए हुआ, ये एक ऑपरेशन था जिसके गोल्स अचीव हो गए थे, सिंपल बात है। ये हमेशा एक ये, चलो छोड़ो, तुम्हें नहीं आएगा समझ। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये जो है माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इंडिया से पहले ही सीज फायर कैसे अनाउंस कर दिया? पाकिस्तान पर आतंकवाद को खत्म करने का प्रेशर डालने की बजाय इन्होंने ऐसी उठपटांग बातें क्यों की? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ इंडिया का खुलकर साथ क्यों नहीं दिया? क्या फायदा रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी कहते थे कि पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब क्या हुआ, कहाँ गया ये प्रेशर? अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 9 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का इमीडिएट लोन भी अप्रूव कर डाला। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान का खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए।
लेकिन एक्चुअली पिछले साल सितंबर में ही आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए ये $7 बिलियन का एड पैकेज अप्रूव कर दिया था। इसे 37 महीनों की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में दिया जाना था। अब जो $1 बिलियन दिया गया है, ये इसी लोन की सेकंड इंस्टॉलमेंट थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस डिसबर्समेंट के अलावा आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए एक और फ्रेश लोन अप्रूव कर दिया है। क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के अंतर्गत ये $1.4 बिलियन का लोन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टेरर फाइनेंसिंग के इश्यूज को देखती है ओके, इन्होंने कहा कि प्रेशर नहीं बिल्ड किया है। हालांकि मैं उससे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर का को जिस तरीके से हैंडल किया है ना, उसका मैं बता देता हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट ने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया, पर और उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। पर जिस तरीके से मैंने सोचा, या जो मैंने फाइनल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, वो ये है कि भाई ये था तो इंडिया के लिए लाइक एक क्या कहेंगे उसे, एक स्ट्रेटजी लेवल पे टेक्निकल डिफीट। उसका रीज़न ये है कि, और नॉट बाय पाकिस्तान बाय द वे, बाय द यूएसए, कि इन्होंने बोल दिया होगा उन्हें कि ठीक है, अगर आप उनको मना लोगे, उनका बंदा हमें कॉल कर ले, हम रोक देंगे, ठीक है। तो इतनी बात सुन के आगे से उन्होंने कहा भाई तुम फ़ोन कर लो, और उन्हें ये पता चल गया होगा कि फ़ोन पे बात हो गई, एग्रीमेंट उसने जाके, ट्रंप ने जाके आगे से सामने से बोल दिया, ठीक है। अब दिस केम आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, क्योंकि ट्रंप के साथ तो गवर्नमेंट को इस तरीके के लेवल पे डील करने का, इस तरीके की सिचुएशन पहली बार आई थी। और आप ये नहीं कह सकते कि भाई पहली बार आई थी तो क्या हुआ, तुमने देखा क्यों नहीं, तुमने प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया, तुमने अपने एंड से डिसीजंस क्यों नहीं लिए, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चूक गई क्योंकि पहली बार हुआ था। हाँ, इतनी बात मानी जा सकती है, और उसका नुकसान इस सेंस में हुआ कि पाकिस्तान जैसी दोगली कंट्री, उन्होंने विक्ट्री क्लेम कर दी। हंसी आती है, अब क्या हंसी सकते हैं इस सिचुएशन पे, और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सिचुएशन थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। कोई वर्ल्ड लीडर इस तरीके से नहीं करता। ट्रंप और पाकिस्तान एक्चुअली एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ बने हैं, जो कि उन्होंने एग्जैक्टली अब आसिम मुनीर के साथ कर दिया। उन्होंने लंच पे बुलाया, मुनीर ने नोबल के लिए किया, और ऑफ कोर्स ट्रंप ने क्यों किया था, क्योंकि उसको नोबल के लिए अपना नाम डालना है, एक और लाइक मार्क दिखाना। देखो मैंने एक और शांति प्रस्ताव कर दिया, जिसके ऊपर कि मैक्रॉन ने उसकी बेइज्जती करी, लगता है कहीं सीज फायर करवाने ही जा रहा होगा। एनीवे, तो उसके बाद भाई आसिम मुनीर को बुलाया, लंच कराया, अपने लिए नोबल का रिकमेंडेशन करवाया, पहले मुनीर से, फिर उसकी पूरी कंट्री से, और अगले दिन धड़, ठीक है, नंगे पकड़े गए हैं पाकिस्तानी और उनके सारे लीडर, आर्मी चीफ, ये वो जिसे कहते हैं नंगा पकड़ा जाना। तो कर दिया ना उसके सेम गेम जो उन्होंने इंडिया के साथ एक छोटे लेवल पे किया था, उनके साथ बड़े लेवल पे कर दिया। तो भाई ये जो बंदा है ट्रंप, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप वर्ल्ड लीडर के तौर पे एक्सपेक्ट करोगे कि ये कोई फेयर गेम खेलेगा। ये ट्रिक्स कर रहा है भाई लोगों के साथ, और इंडिया इसकी ट्रिक में एक बार फंस गया। उसका डेफिनेटली अगर आप गवर्नमेंट को उसके लिए क्रिटिसाइज करना चाहते हो, भाई कैसे फंस गए तुम ट्रिक में, तो वो बनता है, वो क्रिटिसाइज आप कर लो। पर एक सीखने वाला सबक भी है फिर इंडिया के लिए यहाँ पे, ठीक है। हर एक नुकसान से इंसान एक सबक तो ले ही सकता है ना, कम से कम। तो वो चीज़ है यहाँ, ये मैं अग्री करता हूँ। दूसरी बात जो उसने बोली ना कि हम, मोदी जी ने कहा था कि हम प्रेशर बना सकते हैं, आप क्यों प्रेशर नहीं बना रहे। ओ भाई, पाकिस्तान भाई टेरर की लिस्ट में ही है बहुत टाइम से, अभी तो नहीं है, मतलब ग्रे लिस्ट में, मतलब ऑलमोस्ट डेकेड लॉन्ग टाइम तक वो लोग उसकी ग्रे लिस्ट में थे, FATF की ग्रे लिस्ट में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और जो ये अब इनको 1 बिलियन मिल रहा है ना, 7 बिलियन का कमिट किया, और इतने टाइम बाद 1 बिलियन, कोई क्लाइमेट का 1 बिलियन, इधर उधर से 1 बिलियन के लिए जो ये रुल रहे हैं। बिलियन, पाकिस्तान 25 करोड़, दुनिया की 5वीं 6ठी सबसे बड़ी कंट्री के लिए 1 बिलियन कोई बड़ी डील नहीं है भाई। और 1 बिलियन के लिए इनको मोहताज, जो पानी से, प्यास से रेगिस्तान में बंदा मर रहा हो ना, और 1 बूंद उसके गले में टुप टुप करके डाल दी जाए, ये जो बेइज्जती हो रही है 1 बिलियन देके, ये इसी सरकार की मेहनतों का नतीजा है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के चुतियापों का भी नतीजा है, क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से दुनिया भी उनको सब समझ गई है। वरना पहले ना इनको 10-10 बिलियन मिलते थे एक बार में। ये जो आपके फेवरेट मनमोहन सिंह जी हैं, इनके टाइम में इनको यूएसए ने कोलिशन फंड में पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दिया है, 14 या 24 कुछ ऐसे नंबर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो 14 ही लगा, 10 लगा लो यार, 10 से 1 पे आ गए ना। अब भाई न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, उसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, मरा जाएंगे, आर्म्स वगैरह उनके चोरी हो जाएंगे,
जो टेररिस्ट हैं उनके हाथ में आ जाएंगे, दुनिया की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी भाई। जो जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हो गया, उस टाइप का कोई चीज़ हो गई अगर पाकिस्तान में, तो हमारे लिए भी खतरा है वो। हमारे लिए भी वो एक बेटर है कि वो एक जुगाड़मेंट टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पे रहे। कल को वहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया, उनके पास उनके न्यूक्लियर वेपन आ गए, अपनी सेफ्टी का भी सोचो भाई, दुनिया की सेफ्टी का भी सोचो। ठीक है, तो ये इस गवर्नमेंट का ही प्रेशर है जिन्होंने कंस्ट्रेन कर दिया है उनके मनी सप्लाई को। बिल्कुल, तुम यार क्या प्रोपेगेंडा करते हो यार? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शॉर्ट फॉर्म FATF। अगर कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर आता है तो उसे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बॉडीज से फंड्स और लोन्स नहीं मिल सकते। FATF ने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया था, जबकि मैंने बहुत से एविडेंस दिए थे पिछले वीडियो में कि उस समय से ही पाकिस्तान में टेररिस्ट साइट्स के लिए जमीन खरीदी जा रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सवाल है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने इस पर क्या किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल कंट्रीज हैं और कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। इंडिया का ग्रुप है श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान के साथ, और इस ग्रुप के टोटल वोट्स है 3.05%। यहाँ भी सबसे ऊपर अमेरिका, जिसके पास 16.49% वोटिंग राइट्स है। इसके अलावा यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश। सवाल यह है कि अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है तो इन सारे देशों को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए कि IMF ये लोन ना दे पाकिस्तान को। इन सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने लोन अप्रूवल्स पर कोई आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करी। पाकिस्तान को दूसरी तरफ चाइना, टर्की और अजरबैजान के देशों ने खुलकर सपोर्ट किया। क्या इंडिया को एक भी देश ने खुलकर सपोर्ट किया इस तरीके से? टर्की का ही केस लेकर देख लेते हैं। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट अटेंड करने गए टर्की में, जिसे टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगान चेयर कर रहे थे। 2017 में एर्डोगान स्टेट विजिट पर भारत आए थे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात करी और एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और तुर्की के लोगों के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। Ties of culture and language connect our societies for hundreds of years. रूमी को अपना घर मिला तुर्की में, लेकिन तो ऐसे ही बात करेंगे ना भाई, कि ये थोड़ी बोलेंगे यहाँ पे कहाँ से आ गए भाई तुम लोग, हम तो जानते ही नहीं तुम्हें, तुर्की क्या होता है, हमारा तो कोई लेना ही देना नहीं है तुमसे, यहाँ पे क्या करने आया, भागे यहाँ से। ये थोड़ी बोलेगा उसे भाई, यही बोलेगा ना टाइज हैं, और टाइज हैं भाई। पूरा मुगल एम्पायर टर्की की थे भाई, उससे पहले दिल्ली सल्तनत सब टर्की के लोग ही थे। ठीक है, उनके खाने, उनके वर्ड्स, काफ़ी कुछ हमारे संस्कृति में, इसमें कुछ गलत थोड़ी बोला है। उनकी लेगेसी भारत की सूफी परंपरा को भी समृद्ध करती रही है। इसी मीटिंग में आतंकवाद को लेकर भी बात हुई थी कि आतंकवाद, डिप्लोमेटिक डिस्कशन में ऐसी बात होती है भाई मेरे, भारत और टर्की का एक शेयर्ड कंसर्न है। प्रेसिडेंट एर्डोगान और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। सितंबर 2023 में एर्डोगान एक बार फिर से भारत आए और G20 समिट अटेंड करी। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री मोदी और एर्डोगान का ये लंबा सा हैंडशेक, हाथ मिलाते ही जा रहे हैं जैसे कि कितने बड़े जिगरी दोस्तों। इसी के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बायलैटरल मीट भी करी उनके साथ। सवाल यह है कि इस सब जिगरी दोस्ती का क्या नतीजा निकला यहाँ पर। जरूरत पड़ने पर तो टर्की ने पाकिस्तान को सीधा सपोर्ट दिखा दिया, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? फिर दोगलापना, फिर दो नंबरी, या तो फिर पता ही नहीं है या तो गंवार है बंदा। भाई मेरे, टर्की का जो एर्डोगान है उसने, अगेन तुम वो वाले एग्जाम्पल उठा रहे हो जो सिलेक्टिव हैं। ट्रंप ने यूएसए की पूरी फॉरेन पॉलिसी को उधेड़ बुन के रख दिया है। उनका एक डायरेक्शन जा रहा था यूक्रेन में, उसने पूरा ही यू टर्न मार दिया है। ठीक है, ट्रंप एक नॉर्म नहीं है, एक्सेप्शन है। सिमिलरली एर्डोगान एक नॉर्म नहीं है, एक्सेप्शन है टर्की के। उसमें उसने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करना चालू कर दिया। टर्की एक सेक्युलर कंट्री है, अभी भी है, पहले भी थी। उनका फाउंडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, हु वाज वन ऑफ एक्चुअली द ग्रेट लीडर्स। अगर आपको पसंद हो ना पसंद हो वो एक अलग बात है, बट ही वाज अ ग्रेट लीडर, बोथ मिलिटरीली एंड एज ए लाइक पॉलिटिकल लीडर एंड एज ए विजनरी। उस व्यक्ति ने टर्की के लिए कुछ खास रूल्स सेट किए थे। ये बंदा उन रूल्स को रिटर्न कर रहा है। अब इसको खलीफा बनना है, अब इसको रेजरेक्ट करना है ऑटोमन एम्पायर को। तो हम क्या करें भाई? जो तुम एग्जाम्पल दे रहे हो वो तो अच्छे एग्जाम्पल है ना, वो तो इस बात की निशानियां है ना कि बेहतर दोस्ती करने की कोशिश की गई है। अब सामने वाले को खलीफा बनना है, सामने वाले को अपनी रियासत खड़ी करनी है, उसको चाहिए तुम पाकिस्तान ये वो जुगाड़ लगाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करें भाई? कर फिर हम भी करेंगे। फिर हम ग्रीस को फंड क्या करेंगे? आर्म करेंगे। फिर हम आर्मीनिया को आर्म करेंगे। फिर हम साइप्रस को आर्म करेंगे, नॉर्थ साइप्रस के अगेंस्ट। ठीक है,
तुमको गाजर दी थी, तुम्हें गाजर पसंद नहीं आई, अब हम तुम्हें डंडा देंगे, वो भी कहीं और से। सिंपल बात है, ये होती है फॉरेन पॉलिसी। भाई जब सामने वाला लड़ रहा है तो क्या चुम्मा लें जाके उसका? ये क्या एग्जाम्पल हुआ भाई? अजरबैजान भाई टर्की का टट्टू है, जिसको हिस्ट्री जियोपॉलिटिक्स जिसको नहीं पता, वो ये इसी टाइप के जो ये बकवास करते हैं ना आके यहाँ पे, घंटे के, जिनको नॉलेज नहीं होती, बेचारे हमारे आम जो लोग हैं, बच्चे हैं, यंग लोग हैं, जो ये सब देख के अग्री हो जाते हैं। भाई हिस्ट्री पढ़ो अजरबैजान और टर्की की। अजरबैजान और टर्की बेसिकली टैंडम में चलते हैं। एक तरीके का ये लगा लो इंडिया नेपाल वाला सीन है, कि जो इंडिया भूटान वाला सीन है। नेपाल तो चलो आजकल अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जो टर्की की फॉरेन पॉलिसी होती है वही अजरबैजान की फॉरेन पॉलिसी होती है। दोनों ही टर्की को ओरिजिन की कंट्री है, एक दूसरे का फुल साथ देते हैं, क्योंकि उनके बीच में आर्मीनिया है, जिनसे दोनों की नहीं पटती। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि आजकल नेताओं से नहीं सेलिब्रिटीज से सवाल किए जाते हैं। आमिर खान को यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है कि वो 8 साल पहले 2017 में टर्की गए और एर्डोगान और उनकी पत्नी से मिले। आइंस्टाइन ने ठीक ही कहा था, यूनिवर्स के लिमिटलेस होने का पक्का नहीं है, लेकिन बेवकूफी की कोई लिमिट नहीं होगी। कुछ साल पहले उनके यहाँ भूकंप आया था। सबसे पहले हमने, इंडिया ने हेल्प दी थी, हमारे सरकार ने उनको मदद की थी। उस वक्त हमारे सरकार को भी नहीं पता था, जिस तरह मुझे नहीं पता था जब मैं एर्दोगान को मिलने गया था। तो जैसे सरकार को नहीं पता था, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि 7 साल बाद ये ऐसा करेंगे हरकत हमारे साथ। अगर आप टर्की को बॉयकॉट करने चले, यहाँ पे ध्रुव की हरकत देखो। गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते करते ना, सोशल मीडिया पे लोग किसी सेलिब्रिटी के बारे में क्या लिखते हैं, वो उठा के गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के खाते में डाल दे रहा है। अबे भाई मोदी जी ने थोड़ी लिखा है आमिर खान को कि आमिर खान जी आप क्यों गए मिलने वहाँ, ये तो सोशल मीडिया पे लोग लिख देते हैं ना, यार आप क्यों गए उसके पास टर्की में, क्योंकि वो। और जो कि नॉर्मल लोग हैं भाई, वो इतना थोड़ी देखते हैं टाइम लाइन क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, चीज़ों की क्या है। सिमिलर भाई, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 साल पहले वो कभी गया होगा कहीं पे, ठीक है। वो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड थोड़ी करता है हमारी कंट्री की यार। बॉलीवुड का क्या सीन है वो हम सबको पता है। वो अभी दलजीत की मूवी आ रही है पाकिस्तानी एक्टर के साथ, तो बॉलीवुड से अगर आप, जो लोग, पहली बात तो बॉलीवुड से इंस्पिरेशन और डिसीजन मेकिंग और विजडम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के ज्ञान के बारे में क्वेश्चनेबल विचार है मेरे, उनके ज्ञान क्वेश्चनेबल है मेरे लिए। बट इसमें गवर्नमेंट का क्या, फॉरेन पॉलिसी का क्या लेना देना भाई? इस बात को यहाँ बोलने का क्या मतलब बनता है? इंडिया का अभी तक का फॉरेन पॉलिसी फेलियर छुपाया नहीं जा सकता। बात यहाँ सिर्फ अमेरिका या टर्की की नहीं है दोस्तों। आज के दिन इंडिया के सभी नेबरिंग देशों के साथ रिश्तों की हालत आप देख लीजिए। मई 2014 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया था और वो आए भी थे। दिसंबर 2015 में पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को सरप्राइज भी दिया, उनके बर्थडे पर सीधा लाहौर पहुंच गए। टाइम्स नाउ ने इसे कहा बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक मूव है जिसे दुनिया भर में देखा जा रहा है। Prime Minister drops in to wish Nawaz Sharif in person, a real unprecedented sort of diplomatic move, and it's being watched globally. वाकई इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खबर छपी थी। इंडिया टीवी ने तो ये तक कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल में पाकिस्तान नहीं गए और अब 12 साल बाद पाक धरती पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने कदम रखा है। बताया गया है कि मोदी के लिए पालक पनीर, मिक्स वेज और खीर का इंतजाम किया गया है। अब भाई एक बात बता यार, इन सारी बातों का क्या मतलब है? बेसिकली तेरा पैटर्न ये है, देखो मोदी ने यहाँ रिलेशन ठीक करने की कोशिश की पर खराब हो गया, देखो यहाँ मोदी ने यहाँ, तो भाई गवर्नमेंट की क्या गलती है इसमें? गवर्नमेंट ने तो कोशिश की ना। अब भाई जब तुम्हारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट किसी और के इंटरेस्ट आ जाएंगे, रिलेशन खराब होगा, तो हम क्या करें? हम भाई फिर वो वाली सिचुएशन फेस करेंगे। इससे हुआ क्या, या इसमें गवर्नमेंट का क्या वो था फेलियर, मुझे ये बताओ। तुम सामने वाले को बोलो और भाई क्या हाल है, बढ़िया हो, सामने वाला बोले भाग बहन यहाँ से, ठीक है तो इसमें तुम उस बंदे को गाली दोगे जो कह रहा था और भाई क्या हाल है। फिर वो बंदा सामने से जो कह रहा था और भाई क्या हाल है, उसने डंडा मारा सर में, सर फाड़ दिया सामने वाले का, तो ठीक है ना। यही इवेंट है भाई, सामने वाला पागल था बेसिकली। इसमें उस बंदे की क्या गलती है जो कि नाइस बन रहा था, जो कि नाइसली बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। वेजिटेबल बनाई जा रही है, पालक पनीर और खीर के साथ स्वागत की जाएगी। अब ये फालतू की न्यूज़ रिपोर्टिंग है, पालक पनीर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। चूतिया किस्म के न्यूज़ चैनल है हमारे, चूतिया किस्म का हमारा मीडिया है, ये उसका एग्जाम्पल देके बता रहा है ये हुआ था वो हुआ था। इससे इसका इस जानकारी का क्या लेना देना है भाई? ये मैं बताता हूँ ये क्या लेना देना है। ये इस
सटल तरीके से गैसलाइट कर रहा है लोगों को ये बिलीव करने में, देखो कितनी चूतिया किस्म की गवर्नमेंट है हमारी। जबकि इन चीज़ों का इंडिया टीवी पालक पनीर की न्यूज़ दे रहा है, इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। लोग ऑनलाइन आमिर खान को ट्रोल कर रहे हैं, इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ये सारे ये पॉइंट स्टैक कर रहा है सब कॉन्शियसली। देखो कितनी चूतिया गवर्नमेंट है, कितना चूतिया देश है, कितने चूतिया लोग हैं। और एग्जैक्टली ये अपनी सारी वीडियो में यही 2 नंबर ही कर रहा होता है। मुझे अगेन हैरानी होती है कौन है वो मिलियंस ऑफ लोग जो इसको देखते हैं। इंडिया ने इसे नाम भी दे दिया बर्थडे डिप्लोमेसी। मुझे पता क्या लगता है, ये एक कॉमेडी चैनल है, लोग इसको कॉमेडी के रूप में देखते हैं। अगर 2 मिनट के लिए अपना माइंड स्विच करके इसे ना एक सीरियस चीज़ की जगह एक कॉमेडी के रूप में देखना चालू करो कि एक चूतिया व्यक्ति है जो कि चूतिया बातें कर रहा है, तो आपका पूरा का पूरा एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा इसकी तरफ और आपको हंसी आने लग जाएगी। ऑपोजिशन पार्टी इसे लेकर पीएम मोदी पर तंज भी कसने लगी थी कि बिना बुलाए चले गए, लेकिन मैं कहूंगा कि ठीक है, पीस प्रोसेस की एक अच्छी कोशिश थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अगले ही महीने जनवरी 2016 में भारत में पठानकोट एयरबेस पर एक आतंकी हमला होता है। हाँ, हुआ आतंकी हमला और बदले में उसको उनका दिया गया प्रसाद। फिर उसके बदले में गवर्नमेंट ने तो तू खुद कह रहा है ना अच्छी कोशिश की, अब उस पर उन्होंने हमला कर दिया। उनके यहाँ मिलिट्री असली मालिक है जो कि अगर पॉलिटिशियन 1-2 कदम एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो उनको सीधा करती है इस तरीके से, उनकी बेइज्जती करके। तो हमारी क्या गलती है, गवर्नमेंट की क्या गलती है? इसके बदले का जो प्रसाद था वो दिया ना इन्होंने, कड़ी निंदा तो नहीं की कांग्रेस की तरह। सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमला होता है, हमारे सोल्जर्स इसमें मारे जाते हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है, लेकिन फिर भी दिसंबर 2016 में पीएम मोदी नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अमर उजाला अखबार लिखता है, पीएम मोदी ने शरीफ को दिखाया बड़प्पन, अब पाकिस्तान सोचे। चलिए मान लेते हैं कि ये भी कोशिश की जा रही थी पीस प्रोसेस एस्टेब्लिश करने की, लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि इस सब का क्यूमुलेटिव रिजल्ट क्या निकला। आज पाकिस्तान के साथ टेंशंस अपनी पीक पर पहुंच गई है। बहुत सारी चीज़ों के क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स नहीं निकलते, बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, बहुत सारी रिसर्च होती है, ज़्यादातर रिसर्च का कोई एट द एंड ऑफ द डे कोई वो नहीं निकलता। तो क्या करें, ना करें, क्या करें? इसका क्या जवाब है? तुम्हें यह लगता है कि कांग्रेस होती तो कुछ बेहतर कर लेती यहाँ पे? ऑलरेडी तो देश बेच चुके हैं पूरा। अच्छा भाई, मुझे लग रहा है मेरे जो ब्रेन सेल हैं वो सारे आज फ्राई हो गए हैं। लेट माई ब्रेन रीजनरेट मोर ब्रेन सेल्स। और इसकी बाकी की वीडियो को मैं देखने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो कल उस पर एक सेकंड पार्ट बना देंगे।